नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद से राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने संसद से राज्यसभा और लोकसभा के बारे में टोटल डिस्कस कर लिया था। तो उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जानने से पहले आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होता है। ठीक है, तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर बात करें संसद के कितने सदन होते हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। बात करें तो राज्यसभा की तो ये अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन मिलता है, और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन मिलता है। और अगर हम बात करें तो संसद का, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? 79, आर्टिकल 79 में मिलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो राष्ट्रपति का वर्णन अगर हम बात करें तो भाग 5 जो संघ है इसमें राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। और ये देखिए राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद देखिए जो संघ भाग 5 है ये अनुच्छेद 52 से 51 तक है, जिसमें राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 से 61 के बीच आता है। ठीक है, तो टोटल इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है, 52 से लेके 61 के बीच में सारे अनुच्छेद को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक डेमो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 यानी कि किस तरीके से इसका मतलब इसको चुना जाता है। ठीक है, इस पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसकी वोटिंग कैसी होती है। ठीक है, एक मतलब A to Z सारे पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं होने वाला है। टोटल पॉइंट राष्ट्रपति से आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं कि भाग 5 संघ जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से 61 तक है। बेसिकली हमको यही पढ़ना ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब राष्ट्रपति की। देखिए राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो भारत का प्रथम नागरिक है वो कौन है भैया? राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगर कहीं भी हस्ताक्षर हो, मतलब कोई भी देश के किसी भी विदेश के मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए तो वो किसके नाम से जाने जाएंगे? ये राष्ट्रपति के नाम से ही जाने जाएंगे। मतलब प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। टोटल शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, ये देखिए भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। मतलब राष्ट्रपति एक नाम मात्र के लिए बैठाया गया है, लेकिन जो उसका कार्य मतलब कार्यपालिका है, जो मतलब जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? तो ये प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब बारी बारी से सारे अनुच्छेदों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया? देखिए संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किस में है? अनुच्छेद 53 में है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जो भारतीय संघ होता है उसकी कार्यपालिका जो होती है उसकी शक्ति किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष, ठीक है, ये राष्ट्रपति के निहित में होती है या राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 54 के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है, इसको कौन करता है या इसका निर्वाचन कौन कराता है? तो चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन करवाता है। इसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कौन करता है, तो निर्वाचन मंडल करता है। कराता चुनाव आयोग है और करता निर्वाचन मंडल है, और जिसमें संसद और विधान मंडल दोनों ही शामिल रहते हैं। और संसद से लोकसभा और राज्यसभा दोनों मतलब रहेंगे, जो देखिए निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ठीक है, इसको ठीक है, देखिए निर्वाचन मंडल में कौन रहेगा? लोकसभा और राज्यसभा। पहले आप इसको समझ लीजिए यहाँ पे इसको डायग्राम से कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का है, विधान परिषद के नहीं कहा, आप याद रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए। देखिए संसद है, संसद में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और विधान मंडल के विधान परिषद जो है इसके सदस्य यहाँ पे इसमें काम नहीं आते। ठीक है, तो ये इसका वोट नहीं डाल सकते। कौन? विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये।
उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 55 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। इसका निर्वाचन देखिए आप कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए पहले यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये ईवीएम है, आप इसको स्ट्रक्चर के माध्यम समझिए। ये ईवीएम है, आपको किसी को भी वोट देना है तो यहाँ पे आपको देखिए कि 1 2 3 7 लाइनें बनी हैं। आपको किसी पे भी बटन दबाएंगे तो वहाँ पे रेड बढ़ जाता, मतलब रेड जल जाता है और आपका वोट डल गया। ठीक है, बस ये आपका प्रक्रिया यहाँ पे हो गई। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति में अगर 3 लोग खड़े हैं, देखिए मान लीजिए A B और C, ये तीनों खड़े हैं तो आपको तीनों को वोट देना है। कैसे देना है, मान लीजिए हम पहले नंबर पे A को लेना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे C को लेना चाहते हैं और तीसरे नंबर को हम B को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पहले A को दे दीजिए 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर C को दे दीजिए, 3 नंबर B को दे दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए कि अगर A नहीं जीतता है तो C जीत जाए, C नहीं जीतता है तो B जीते। ठीक है, मतलब आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका 1 2 और 3, 1 नंबर पे कितने लोगों ने इसको चुना, तो 3 लोगों ने चुना। और B को 1 नंबर पे कितने लोगों ने चुना, 1 लोगों ने चुना। और C को 1 को लोगों ने नहीं चुना 1 नंबर पे, इसलिए C हार गया और B भी इसका निर्वाचन भी नहीं होगा। लेकिन जो A है वो 3 लोगों ने इसके 1 नंबर पे प्राथमिकता दी तो A इसमें जीत जाएगा, इसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन और बन सकती है कि इसको 1-1, ठीक है, 1-1 इसको भी मिल गए और 1-1 B को भी मिल गए। मतलब A को 1-1 नंबर पे 2 लोगों ने रखा और B को भी 2 लोगों ने 1-1 नंबर पे रखा, और A को 2 नंबर पे 2 लोगों ने रखा और B को 2 नंबर पे 1 लोगों ने रखा और 3 नंबर पे भी B चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे B हार जाएगा और यहाँ पे जीतेगा कौन, A जीतेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसका निर्वाचन होता है। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 56 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे होता है, देखिए राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, तो 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब क्या नाम है, ये दोबारा राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। इसके बारे में मतलब इसमें कहा गया, किसमें, अनुच्छेद 57 में कहा गया। देखिए एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। ठीक है ना, किस तरीके से, देखिए आप, खाली अभी तक मात्र एक ऐसे मतलब राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, कौन है, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार भारत राष्ट्रपति बने वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, फिर हम बात करें अनुच्छेद 58 की। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता, जो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला नंबर भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई उसकी सरकारी नौकरी ना हो। ठीक है, ये सारे जो हैं टर्म, ये जितने भी चारों पॉइंट हैं, ये बेसिकली सभी के पास होते हैं, सभी नागरिक के पास होते हैं भारत के। ठीक है, तो क्या सभी लोग क्या नाम है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले जाएं, नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या रखा गया है, देखिए निर्वाचन मंडल जो होता है ये क्या करता है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 50 सांसद आपको वहां पे जाके जी हजूरी करें, मतलब कि हाँ ये लड़ सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति के लिए ये एलिजिबल हैं, और आपको 50 लिखित सांसद वहां पे देने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप मतलब समझिए कि 50 लोग आपके साथ सिफारिश के लिए जाए कि हाँ ये प्रधान क्या नाम है राष्ट्रपति बनने के योग्य है, इसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दिया जाए। उसके बाद और 50 आपको क्या, लिखित में लिखित सांसद, मतलब आपको सांसद का हस्ताक्षर चाहिए कि हाँ ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो उसके लिए। नहीं तो ऐसे कोई भी जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता, चला हो चाचा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं। तो 50, पहली बात तो आपको 100 सांसद से आपका पहुँच होना चाहिए। यहाँ पे एक सांसद से कोई मिल लेगा तो हम उस सांसद से मिले थे। ठीक है, तो ये मतलब इसका जो निर्वाचन मंडल इसका एक प्रक्रिया रख दिया है, इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, कुछ कंडीशन रखे गए हैं, नहीं तो सभी लोग जाके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद मतलब राष्ट्रपति का शपथ लेने के लिए आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी। सबसे पहले आप 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, पागल ना हो,
दिवालिया ना हो। दिवालिया टेक्निकल वर्ड है, इसको आप समझिए। दिवालिया का मतलब क्या है, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा आपको कर्जा नहीं लेना है, नहीं तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। देखिए राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मतलब इसका समझिए, जो राष्ट्रपति होता है उनको शपथ कौन दिलाता है, जैसे ऐसे हाथ करके कहेंगे मैं ईश्वर को साक्षी मानकर या संविधान को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो कसम खाया जाता है या शपथ ली जाती है वो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाता है। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश बीमार हो गया या कहीं किसी कारणवश नहीं आए, तो उस समय कौन शपथ दिलाएगा, तो उस समय जो उस हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब जो बुजुर्ग होगा, वो उसको शपथ दिला सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 61 के बारे में, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति अगर कोई गैर काम कर रहा है, मतलब किसी विदेशी राज्य से जाके मिल गया है, या तो इस तरीके से कह रहा है कि मतलब कोई भी हानि हो, मतलब अपने देश में कोई भी मतलब चिंता वाली बात करने लायक हो, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, देखिए जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, उसके बाद संविधान का अतिक्रमण करने लगे, संविधान का पालन ही नहीं कर रहा है, क्या मौलिक अधिकार क्या मौलिक कर्तव्य है उन सभी को इधर उधर मरवा रहा पिटवा रहा। ठीक है, तो ये सभी उसको क्या कर दिया जाएगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा। ठीक है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया देखिए क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया या महाभियोग की प्रक्रिया देखिए लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होंगे। सबसे पहला पॉइंट है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इन दोनों के जरिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, देखिए महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। देखिए राष्ट्रपति को अगर महाभियोग लगाना है तो उसको 14 दिन पहले उसको नोटिस देनी चाहिए कि भैया तुम्हारे पर महाभियोग लग चुका है, अब ये लो अपना मतलब 14 दिन का उसको इस्तीफा दे उठाओ। ठीक है, फिर उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, अगर बेगुनाही साबित हो गई तो ठीक है, अदरवाइज उसको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन उसकी भी कंडीशन क्या है कि 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा में 100 सदस्य हैं, उसमें से 25 सदस्य को मतलब इसका हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जाके वो उस पर महाभियोग लगेगा, इस पर राष्ट्रपति पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया होती है किसके, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। मतलब राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है भाई, मतलब अपने देश का प्रथम नागरिक होता है, तो उसकी कुछ शक्तियां होनी चाहिए। तो उसकी शक्तियां क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नियुक्ति संबंधी अधिकार, मतलब ये जो राष्ट्रपति होता है किसको किसको नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। मतलब ये नहीं होगा कि किसी को व्यक्ति को उठा के लाके प्रधानमंत्री बना दे, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो कहेंगे कि भैया ये आदमी ठीक है, इसको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको अपने हंसते हंसते उसको नियुक्त कर देगा। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाता है और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी यही करता है और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और भी बहुत सारे टर्म थे, ठीक है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन जो मेन थे वो हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियाँ। अब इसकी विधायी शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ क्या हैं, देखिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। मतलब कोई भी बिल अगर पास हुआ तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज मतलब वो जो धन विधेयक हो गया या तो कानून कोई भी मतलब बिल हो गया वो पास नहीं होगा किसके बिना, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति को दोनों सदनों
के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ये बुला सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन उसको नहीं लागू होती है। उसके बाद देखिए लोकसभा को भंग करने की संबंधी अधिकार भी किसको मिलता है, राष्ट्रपति को ही मिलता है। उसके बाद संसद के निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए ए नंबर पे क्या है, धन विधेयक हो गया जैसे, तो या तो बात कर ले हम नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, ये सारे जितने भी काम होते हैं ये बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नहीं होंगे। उसके बाद संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ये सारे जो टर्म हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। अगर ये सिग्नेचर नहीं करेगा ये सारी चीज़ें नहीं होगी राज्य में या किसी देश में। फिर यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, ये क्या है, संसद के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार, संसद के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को, जैसे यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है भैया, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, यानी कि जब मैं लोकसभा और राज्यसभा आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए राजनीतिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ क्या है, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, मतलब कोई भी संधि हो गई, कोई भी समझौता हो गया तो वहाँ पे राष्ट्रपति ही डीलिंग करने जाता है, ना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं, ठीक है। ये सारे कितनी राजनीतिक शक्तियाँ हो गई किसकी, राष्ट्रपति की, ठीक है। फिर बात करें तो सैन्य शक्तियाँ भी किसके पास होती हैं भैया, ये भी राष्ट्रपति के पास होती है। ये बहुत ही बढ़िया मतलब टर्म है, इसको आप याद जरूर कर लीजिए। देखिए बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी भी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से कहीं भी आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसको प्रदान होती है, ये राष्ट्रपति को ही मिलती है। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम समझ सकते हैं कि यहाँ पे थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन सभी के ऊपर बैठा है कौन, CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि CDS कौन थे, बिपिन रावत थे, जो कि इस समय इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री है, और रक्षा मंत्री के ऊपर जो सबसे टॉप पे है वही राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर ही या राष्ट्रपति के नीचे तीनों शक्तियों का वर्णन है, या तीनों शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंडर में ही आती हैं, ठीक है। ये सारी बातें जानने के बाद आप जान लीजिए कि क्षमादान शक्तियाँ, राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमा कर सकता है। वो कहाँ पे कहा गया, देखिए संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमा या दंड क्षमा कर सकता है, यानी कि कोई गोली भी मार दिया हो तो राष्ट्रपति उसको उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा, ठीक है भाई। जानता आप किसी को गोली मार के चले जाओ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश करने जाओ कि भैया जो है राष्ट्रपति साहब हमको छोड़ दीजिए, हमने गोली मार दिया है, ठीक है, तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंदर इसका हालांकि इसके प्रावधान है कि वो माफ़ कर सकता है, लेकिन माफ़ नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें विशेष शक्तियाँ इसकी क्या है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ याद रखिएगा जब तक वो अपने पद पर बना है तब तक, लेकिन जैसे वो पद से हटा तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही मुकदमा शुरू। देखिए राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है, जब तक कि वो अपने पद पर है। उसके बाद देखिए आपातकालीन शक्तियाँ, जो आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है ये किसको मिला है, ये राष्ट्रपति को मिला है। देखिए ये तीनों पॉइंट जो है ये आपको याद करने, बहुत बार एग्जाम में पूछे, बहुतों बार पूछे। देखिए राष्ट्रीय आपात, ये देखिए अनुच्छेद 352 में है, ठीक है ना, 352 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति शासन, ये इसका अनुच्छेद 56 में है। और वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 60 में। देखिए वित्तीय आपात अभी तक एक बार नहीं लगा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अन्य पॉइंट याद रख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो कौन थे, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल। फिर देखिए निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी जी थे। उसके बाद पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन।
उसके बाद राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई, वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फर्रुखुद्दीन अली अहमद। ये दोनों लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई, इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई, मतलब 5 साल पूरा नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ लिए किसके? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक मौलिक कर्तव्य को लेकर। ठीक है, यानी कि एक नया टॉपिक शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।